कीजिए वो दौर जब आप घर से निकलते वक्त सबसे पहले अपना वॉलेट चेक करते थे। कुछ छुट्टे पैसों के लिए दुकानदार से बहस करते थे। एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाते थे। और दुकानदार के पास अगर चेंज ना हो तो वो आपको चॉकलेट या बिस्किट देकर उस पैसे की भरपाई करते थे। और आज का दौर इतना बदल चुका है कि अगर आपकी पर्स में पैसे हो या ना हो, अगर आप घर पर भी अपना पर्स छोड़ आए हो, तो यदि आपके पास ये स्मार्टफोन है तो पूरी दुनिया आपके हाथों में है। नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके। वैसे तो आपको न्यूज चैनल में और सोशल मीडिया में दिन भर की बड़ी और छोटी खबरें मिल जाती है, लेकिन खबरें जरा हटके में हम उन खबरों की बात करते हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है और जो नॉर्मली न्यूज़ चैनल्स या सोशल मीडिया पर आपको नहीं दिखाई जाती। तो आज हम मैंने आपको थोड़ा हिंट तो दे दिया है इंट्रो में कि आज हम किस मैटर में बात करने वाले हैं। आज हम हमारे जैसा हमारा युग बदला है, युग बदलने के साथ साथ हमारा जो तकनीकी डेवलपमेंट हुआ है, यानी डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो आया है, उसका हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और आज हम इसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी सर जी मौजूद हैं। सर, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के वीसी रह चुके हैं और आज वो हमारे साथ डिजिटल पेमेंट को लेकर बहुत ही ज़रूरी जानकारी शेयर करने वाले हैं। सर, सबसे पहले डिजिटल पेमेंट आजकल बहुत नॉर्मली हो गया है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए अपन, तो डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा गेम चेंजिंग फ़ायदा आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ा फायदा तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को क्या डिजिटल पेमेंट भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएगा। सबसे बड़ा जो गेम चेंज होने वाला है वो ये चल रहा है, क्योंकि करीब करीब 85% पेमेंट, शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि बीच में जो खबर आई थी वो 98% डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। यानी क्या, कैश से पैसे नहीं जा रहे हैं। जब पैसे कैश से जाएंगे तो उसमें भ्रष्टाचार होने की शक्यता रहती है। तो गेम चेंजर तो यही है कि भाई भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब देखिए ना, ये एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, यानी फाइनेंस वाला जो विषय है, उसमें इनकम टैक्स का जो पान कार्ड है, वो पान कार्ड भी अभी 2018 से उन्होंने शुरू किया है कि भाई उसके ऊपर भी क्यूआर कोड होगा। यानी वो क्यूआर कोड इसलिए कि जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो अपना फोटोग्राफ, अपनी जन्म तिथि, अपना क्या डेजिग्नेशन है, सारा का सारा उस पर आ जाएगा। इसलिए ये जो डिजिटल पेमेंट के साथ साथ डिजिटल टैक्स ये भी हो जाएगा। इसलिए ये गेम चेंजर तो है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टैक्स चोरी कर लेते हैं, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं होगा आने वाले वक्त में। सर, यूपीआई मतलब अगर डिजिटल पेमेंट की बात करें तो 24 आवर्स उसे हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, चाहे किसी को पेमेंट करना हो, चाहे स्कॉलरशिप की बात हो, किसी भी अगर हम सेगमेंट में जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट के मामले में लोगों को कितनी आज़ादी मिली है डिजिटल पेमेंट के आने से। देखिए, एक तो इंस्टेंट ट्रांसफर होता है। हमने यूपीआई के बारे में सोचा, कल हमने बात की, लेकिन हम यूपीआई के फ्रॉड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या यूपीआई एडवांटेज वाला है क्या? नहीं। हर सिक्के की दो पहलू होते हैं। तो यूपीआई का एडवांटेज वाला जो पहलू है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। फ्रॉड्स हो वो तो बहुत कम थे, कल हमने फिगर्स भी देखे तो उस फिगर्स में बहुत कम दिखाई दिया। ज़्यादा जो एडवांटेज है वो यूपीआई का यही है कि भाई इंस्टेंट ट्रांसफ़र 24/7, यानी रात को 12 बजे भी अगर पैसे हमें नहीं है, जैसे आपने शुरू में कहा कि भाई हमारे हाथ में अगर स्मार्टफोन है तो हम कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन बहुत आराम से होगा। और सबसे बड़ा जो मैंने शुरू में कहा कि भाई भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मोबाइल में हम ट्रांसफर करते हैं तो उसका ट्रेल मिलता है, यानी पैसा कहाँ से आया वो पता चलता है, पैसा गया कहाँ
वो पता चलता है। इसलिए भ्रष्टाचार नहीं होगा, अधिकृत पेमेंट होगा। शायद आपने इसके पूर्व राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो राजीव गांधी ने ओपन पब्लिकली भाषण में कहा कि भाई हम गरीबों को सहाय करने के लिए 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से, लेकिन वो गरीबों के पास पहुंचता है तो सिर्फ 15 पैसे। यानी 85% भ्रष्टाचार। जो वेलफेयर स्कीम्स है, वो वेलफेयर स्कीम्स भी ठीक से नहीं चलती है, वेलफेयर में भी भ्रष्टाचार होता है, ऐसा राजीव गांधी ने खुद ही कहा। लेकिन जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई किसानों के खाते में, उसके पहले मैं एक बात करूं, 28 अगस्त 2014 इस दिन प्रधानमंत्री ने जनधन योजना, पीएम जनधन योजना शुरू की। यानी क्या? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये जनधन योजना से हुआ। 58 करोड़ लोगों के खाते खुले। तो लोग हंस रहे थे कि जनधन योजना बिना बैलेंस के, कोई डिपॉजिट नहीं, सिर्फ पैसा निकालने के लिए जनधन योजना, यानी तो नुकसान ही करेगा। लेकिन आश्चर्य देखिए कि ये 58 करोड़ खातों में आज 3 लाख करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स हैं। तो यानी ये डिजिटल ट्रांसफर की वजह से किसानों को एमएसपी, शायद ये शब्द सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी किसी अनाज का, किसी भी कृषि उत्पादन का कितना पैसा हुआ, तो पहले तो वो किसानों के पास पैसा जाता ही नहीं था, बीच में ही पैसा निकल जाता था। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, ये सीधा वो जनधन योजना की वजह से सीधे उसके खाते में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो उसमें भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एक सर आजकल अगर छोटी दुकान है, सब्जी की भी दुकान है, वहाँ पर भी आपको स्कैनर मिल जाएगा। और मार्केट में भी जाएंगे, मतलब मॉल्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर भी स्कैनर मिल जाता है। तो आपको क्या लगता है जो छोटे व्यापारी हैं, तो डिजिटल पेमेंट का कैसे उनके लिए वरदान साबित हुआ? बहुत सीधा सा विषय है ना, कि हम चाय पी रहे हैं, पहले तो 10 पैसे में भी चाय मिलती थी, और आज भी अगर किसी को 10 पैसा देना है तो क्या 10 पैसे की कॉइन आजकल मिलती है? 25 पैसे की कॉइन मिलती है? नहीं मिलती है। आजकल तो रुपया भी शायद नदारद है। तो लेकिन है पैसा देने का, तो रुपया देना ही है, तो कैसे दे सकते हैं? आराम से हम स्मार्टफोन से, क्यूआर कोड होता है आजकल, तो सब्जी वाले भी क्यूआर कोड लगाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीरियल है, उसमें एक सब्जी वाली आती है, वो भी क्यूआर कोड दिखाती है। सब्जी वाले तो ठीक है, आजकल बहुत सारे गरीब लोग हैं, वो भी अपने गले में लटकाए हुए फिरते हैं। ठीक है, चेंज नहीं है, ऐसा स्कैन कर दो। नहीं, इतना ही नहीं, अभी अगर आप कभी एसटी में प्रवास करेंगे, तो एसटी के प्रवास में कंडक्टर के पास एक मशीन होता है टिकट देने का, तो उसमें भी क्यूआर कोड होता है। तो आपने अगर बस का पैसा देना है तो रोकड़ा नहीं देता है, चलेगा, वो आप क्यूआर कोड स्कैन कर दीजिए, पैसा उसके पास मिल जाएगा उसको। इस प्रकार से डिजिटल पेमेंट की सहूलियत बस में भी चलता है। सर कैशलेस हो गया है, डिजिटल पेमेंट जब से आया है, तो देश को आर्थिक रूप से कैसे मदद मिलती है? पारदर्शिता, कितना फायदा होता है उसका? देखिए, जो डिजिटल पेमेंट्स है ना, वो 2018 में 20 लाख करोड़ हुए, वही 2024 में 36,000 करोड़ के हुए। यानी अगर यह ट्रांसफर होता कैश, तो उसमें भ्रष्टाचार हो सकता था। लेकिन इतना सारा 20 लाख करोड़ 2018 में, 2024 में 36 लाख करोड़, तो इसमें फिर भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। तो यह हमारे लिए बहुत ज्यादा है। वैसे यूपीआई भी वही है, डिजिटल पेमेंट ही है। तो यूपीआई में 2018 में सिर्फ 1 लाख करोड़ का ट्रांसफर हुआ, यानी व्यवहार हुए। लेकिन वही अगर 2024 में देखें, तो अब जंप देखिए कितना है, 200 लाख करोड़ के यूपीआई के पेमेंट्स हुए हैं। तो इसमें अगर जब हम यूपीआई के द्वारा करते हैं, तो वहां पर कुछ भी हमें तकलीफ नहीं पड़ेगी। उसका CAGR, वो जो रेशो है, वो रेशो आया 134%, यानी इतना जंप मिला। यश मिलने का कारण सिर्फ इतना ही है कि तुरंत ट्रांसफर, क्यूआर कोड और 24/7 इस प्रकार से होने की वजह से इसे
हमें ट्रेल मिलता है, अधिकृत पेमेंट जाता है, भ्रष्टाचार नहीं होता है। यह इसके फायदे हैं, इसलिए अच्छा रहता है। सर अगर यूथ की बात करें तो वो तो डिजिटल पेमेंट को देखकर ऐसा घबराता नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़े बुजुर्ग लोग वर्ग के पास जाएं तो वो आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि हम अगर पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो गलत जगह ना हो जाए। तो वो लोग कैश ज्यादातर, जो बूढ़े होते हैं वो कैश प्रेफर करते हैं, तो आप उनको कैसे समझाएंगे कि डिजिटल पेमेंट आज के वक्त पे सेफ है? देखिए, वैसे तो मैं भी अपने आप को सफेद बाल वाला इंसान समझता हूँ, तो शायद आपने ये मेरे लिए तो नहीं कहा है। नहीं सर, आपके लिए नहीं कहा है। देखिए, प्रश्न क्या है कि हम सालों से जिस चीज को कर रहे हैं उसको हम कैसे बंद कर सकते हैं अचानक से, क्योंकि हमारी वो आदत बन गई है, हमें वही अच्छा लगता है। इसलिए जो उम्र के ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जिद भी होती है उनकी और जिद की वजह से वो नहीं करेंगे। शायद फिर भी अगर कुछ करना है तो एक काम कर सकते हैं कि उनके सामने करके दिखाएं, जैसे बैठे हैं साथ में, तो एक युवा है, वो युवा अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करे, अपने उस वहां से पैसा निकला और मेरे पास आ गया है, यानी कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, पैसा आ गया, ऐसा उसे लगता है। देखिए, अभी अगर करेंसी नोट जो थे वो 2018 में 18 लाख करोड़ के करेंसी नोट थे। मैं अभी जैसे आपने बूढ़े लोगों के लिए कहा या कोई मानने को तैयार नहीं, ऐसे लोगों के लिए अगर ऐसा सोचते हैं, व्यवहार तो बढ़ रहे हैं, व्यापार तो बढ़ रहा है, वस्तुएं तो खरीदी जाती है, सेवाएं भी खरीदी जाती है, यानी 18 लाख करोड़ की करेंसी थी, वो 2024 में बढ़कर 35 लाख करोड़ हो गई। यानी ये करेंसी गई तो नहीं, करेंसी तो बढ़ ही रही है, जैसे व्यवहार बढ़ रहे हैं करेंसी भी बढ़ रही है। शायद मैं ऐसा कहूं कि जैसे ये यशवंत वर्मा करके जज का किस्सा आया कि उसके घर में आग लग गई तो नोटों के बंडल जल गए, यानी इतने सारे नोट, शायद वही भ्रष्टाचार में जाने के लिए एक करेंसी नोट बढ़े तो नहीं है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ठीक है कि करेंसी नोट हम लोग कम यूज करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार हमें नहीं करना है, हमें अधिकृत पेमेंट करना है, इसलिए हम ज्यादा करके डिजिटल पेमेंट का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में पाप नहीं है, हमारे मन में कोई भी गलत काम करने का नहीं है। जिसको गलत करने का काम है वो कैश वाला बात करेगा, ऐसा है। सर किसी किसी दुकान में ऐसा भी होता है ना, अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट दे देता है। वही जैसे सोना गोल्ड वगैरह लेने जाए अपन तो वो लोग पूछते हैं पहले कि कैश में पेमेंट करेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो अगर कैश में करते हैं तो वो हमें स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करते हैं। उसमें एक एक बात देखिए, मैंने अभी कहा कि डिजिटल पेमेंट अधिकृत पेमेंट है, कहाँ से निकला कहाँ पहुंचा वो पता चलता है, लेकिन जैसे ही कैश वाला मामला होता है, अब देखिए अभी सोने के गहने खरीदने वाला अगर वो कैश में अगर हम देते पैसा तो वो भाव थोड़ा कम कर देता है। क्यों करता है? डिजिटल पेमेंट भी उसको कैश मिलना था, रोकड़ा में भी उसको उतना ही पैसा मिलना था, तो वो क्यों करता है? देखिए, जैसे ही बिक्री उसकी होने वाली है तो वो बिक्री बिक्री में उसे जीएसटी देना पड़ता है, तो जीएसटी बच जाएगा, यानी बिन अधिकृत बिक्री उसकी हो जाएगी, तो उसका जो पैसा है वो जैसे वो यशवंत शर्मा का और मैंने पार्थ चटर्जी वाला कहा था कि पार्थ चटर्जी के घर में कितने नोट थे, कितनी मशीनें लगानी पड़ी, तब जाकर वो हो सका। तो यह टैक्स बचाने के लिए भी जो ज्वेलर वाला है वो हमें कहता है कि भाई आप हमें कैश में दो। चलिए, जाली तो बात करते हैं ना, तो क्या जाली नोट भी है क्या? आज भी है, जाली नोट भी है। आपको आश्चर्य लगेगा 2000 का नोट चलन में नहीं है, फिर भी आज भी 2000 के नोट पकड़े जाते हैं, तो आए कहां से? यही सब भ्रष्टाचार वाला मामला। जाली नोटों की संख्या 2017 में 7.6 लाख यूनिट यानी नोट, 7.6 लाख के करेंसी नोट जाली थे 2017 में। ये 2018 की अगर बात करें तो उसके बाद में 2024
वो घट गया, आधे से भी कम हो गया। यानी 2.3 लाख यूनिट्स के करेंसी नोट आए। यानी जाली नोट भी घटे हैं, वह इस डिजिटल पेमेंट्स की वजह से हुए। नहीं तो जाली नोट चलते थे, तो जाली नोट चलते थे इसलिए ज्यादा जाली नोट आते थे। तो जो नोट बनाने वाले भी हमारे गुजरात में भी निकले थे कुछ महाभाग, तो वो करेंसी नोट बनाते थे। वो उसकी प्रिंटर मशीन थी, उसका वो पूरा डाई था, तो वो सब मिला। तो जाली नोट अभी कम हुए हैं। तो जाली नोट को कम कितने हुए अगर हम देखें तो 1.28% जाली नोट थे 2018 में, और 2024 में सिर्फ 0.29% जाली नोट है। ऐसा अभी 2024 में लगा। 2026 का अभी तक तो मेरे पास डेटा से नहीं ये है। 2000 की नोटों की बात थी ना। हाँ। मतलब एक ना, एक प्रकार से देख सकते हैं कि डिजिटल पेमेंट आने से जो भ्रष्टाचार है उसमें बहुत गिरावट आई है, परसेंट की बात करें तो। और सर हर किसी को यूज़ मतलब आसान ही है यूज़ करना, पर प्रेफर कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट यूज़ करें, जिससे कि जिसकी वजह से जो कई लोग जो मनी दबा के रखते हैं वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। नहीं, उसमें और एक विषय या ध्यान में आना चाहिए कि जैसे ही ये डिनोमिनेशन हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, यानी जब ये करेंसी नोट हमारे सरकार ने बंद किए, उस वक्त ये कहा गया था कि भाई ये जो करेंसी नोट्स है हाई वैल्यू के, उस हाई वैल्यू नोट्स की इसलिए आवश्यकता पड़ती थी कि जो आतंकवादी थे, उन आतंकवादियों को भी इसकी आवश्यकता रहती थी। तो बड़े नोट है तो बहुत आसानी से दे देते थे। तो वो करेंसी नोट की वजह से आतंकवाद में थोड़ा बहुत इजाफा होता था। अगर उसको अगर देखा जाए तो 2017 में करीब 2400 आतंकवादी घटना हुई, और जैसे ही ये डिजिटल पेमेंट शुरू हुआ तो 2024 में 1300 आतंकी घटना हुई। यानी आतंकी घटनाएं भी कम हुई, एक भ्रष्टाचार कम हुआ, जाली नोट घटे, और आतंकवाद भी घटा। इसकी वजह से हम हमेशा डिजिटल पेमेंट को प्राधान्य दे, ऐसा मुझे लगता है। कतराते होंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको सतर्क रहने की जरूरत है। लाइक आप कहीं क्यूआर कोड में स्कैन कर रहे हैं तो जरा देखिए, दुकान वाले को भी बताइए इस क्यूआर कोड में स्कैन कर लिया है, ये देखिए ये पेमेंट कट गया है। अगर वहाँ पे गलत क्यूआर कोड कई बार लोग चिपका देते हैं तो ऐसे में डरने की जरूरत नहीं, आप दुकान वाले से संपर्क कर सकते हैं। और किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो भी वो भी बहुत इजी है, आप सामने वाले को कांटेक्ट करते रहिए जब आपको करना हो पेमेंट ट्रांसफर। तो डरने की ज़रूरत नहीं है डिजिटल पेमेंट से, कि बहुत आसान है। और कहीं ना कहीं इसे करने से कई सारे फायदे हमें ही होते हैं। जो भ्रष्टाचार हमारे दुनिया में इतना बढ़ गया है, हमारे देश में इतना बढ़ गया है, कहीं ना कहीं उसे कम करने के लिए ये एक लाई गई बहुत ही अच्छी स्कीम है। अ, तो डिजिटल पेमेंट के बारे में इतनी गहराई से जो सर ने बताया है, आई होप कि वो इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। और खबरें ज़रा हटके में हम ऐसे ही खबरें आपके पास लाते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही खबरें ज़रा हटके देखने के लिए, अगर